अस्सलाम वालेकुम जनाब अली वेलकम बैक टू अंदर रिएक्शन वीडियो। मैं को रिएक्शन वीडियो लेके आ गए जान ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਣ ਲਏ ਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। तो या चलने भाई सुनने के ते वेखने इस इंटरव्यू किहड़ियां अलग गल्लां करन दे, किहड़ियां गल्लां दस्सण दे ते कैसे सवालों के जवाब देण दे। या वेखने भाई तकरीबन थोड़ा लंबा होना है, सेट होके बैठ जो वेखने। आज हम एक बहुत खास शख्स के साथ बैठे हैं आप तक उनकी बात पहुंचाने के लिए। देश में पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर के शंकाएं होने लगी हैं, लोगों के बीच बातें फिर से होने लगी हैं। क्या पंजाब एक बार फिर मिलिटेंसी के दौर में, उग्रवाद के दौर में वापस लौटेगा? खालिस्तान की बातें फिर उठने लगी हैं। आखिर इनको ये नई हवा क्यों मिल रही है? कुछ तस्वीरें भी ऐसी आई जिनसे लोग कुछ परेशान भी हैं। इस सब का सबब आप कहें, इनकी वजह आप कहें, तो वो एक शख्स हैं। सीधे मैं उनको आपकी रूबरू कर रहा हूं। हमारे साथ हैं अमृतपाल सिंह जी। अमृतपाल जी, आपका बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। अमृतपाल सिंह जी को भाई अमृतपाल सिंह जी बुलाते हैं, उनको मानने वाले, कोई उनको बाबा जी भी कहते हैं। लोग जब आते हैं आपके पास तो आपके पाँव भी छूते हैं, अच्छा। आपसे आशीष मांगते हैं, गाइडेंस मांगते हैं आगे के लिए। और सबको इनमें, आप पंजाब में आए तो काफी लोगों को इनमें उम्मीद भी दिख रही है, वहीं दूसरी ओर दूसरा धड़ा वो है जिनको इनसे खतरा भी लगता है, इनसे डर भी लग रहा है। तो मैं आपसे शुरुआत ये पूछ के करना चाहता हूँ कि आप दुबई में रहते थे, आपका बिजनेस था, आप लास्ट सितंबर यहाँ इंडिया लौटे हैं, अगस्त में। क्या पर्पस है? आप इतने दिनों में आपका हुलिया बदल गया, आपका पहनावा भी बदल गया, आपका बात करने का तरीका भी बदल गया। मैं कुछ वीडियोज़ वेखियां ने अमृतपाल सिंह दी दुबई दे विच जदों आए ठीक है, तो वाकई जे तुसी वेखो उस टाइम हुलिया, उस टाइम ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾੜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੋ ਰੱਖੀ ਆਈ ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੱਖੀ ਆਈ ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਨੋ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਾਸੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂ ਨੋ। ਫੁੱਲ ਆਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਆਪਾਂ इंडिया गया ठीक है, तो फुल ऑन वो चेंज हो गया। देखिए, जब मैं दुबई गया था 2012 में, तो हमारा वहाँ पे फैमिली बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन में था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, मतलब कॉलेज एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में मैं गया था। फिर घर वालों ने सोचा हमारा खुद का बिजनेस है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड लर्न देयर कि अपना बिजनेस मैनेज कैसे करना है। तो मैं वहाँ पे चला गया। 2012 फरवरी में मैं गया था। वहाँ पे बेसिकली बचपन में मैं सिख ही था प्रॉपर, मतलब केस रखे हुए थे। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो तब पंजाब में काबू हवा ऐसी थी कि हमारे अंदर एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स था तब, और बहुत से यूथ में था कि ये लोग कैसा होता है, ये वैसा होता है। तो हमने वो, आपने केस उतार दिए थे, कत्ल करवा दिया हमने, ठीक है। और जब मैं बाहर गया तो ਨਾਲੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਕਤਲ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਤਲ ਯੂ ਨੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦੇਣੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਆਏ ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਆਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਏ ਦੁਬਈ ਗਏ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਮੀਨ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। लाइक यू नो व्हेन यू गो अवे यू सी द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ थिंग्स। फिर हमने देखा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो वहाँ पे रह के कई बार हमें नज़र नहीं आता,
तो चीज़ें नज़र आने लगी। और बचपन में क्योंकि धर्म में रुचि थी, थोड़ा जवानी में दूर गए लेकिन फिर वापस आ गए। और जब 2015 में बरगाड़ी का इंसिडेंट हुआ, दैट वाज काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। इज दैट द बरगाड़ी वाला इंसीडेंट? इज दैट द वन ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ मतलब थोड़ा कम खराब किया है, मतलब इधर उधर कम खराब किया है, समझ लो। उस इंसिडेंट की गल कर रहे हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ आ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो थी वो तरीका उसका बदल गया। बरगाड़ी में जो बेअदबी हुई पर गाड़ी कोई बेअदबी हुई है, बेअदबी वाला हिसाब तो I'm sure फिर गुरुद्वारे वाला हिसाब होना है, पर बरगाड़ी का नहीं मैंने पता। वो कोई जगह का ना होना है, कोई शहर या पिंड पुंड का ना होना है, पर मैंने इंसीडेंट के बारे नहीं पता। या मे भी जोड़े मैं इंसीडेंट की मैं तो गल की है मिनट पहला, मे भी वही होवे। वहाँ पे बेअदबी हुई, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ उसका, उसके बाद गोलियाँ चली और एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गई वहाँ से, और बेअदबी भी लगातार होती रही। सो सिखी में अगर सबसे बड़ा क्राइम, इफ़ यू से व्हेन समबडी लाइक बेअदबी सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है सिखी में। ठीक है। और उसने हमारा लाइफ मेरा अकेले का नहीं, बहुत से यूथ का लाइफ जो है चेंज कर दी। उससे पहले पंजाब एक कल्चरल जेनोसाइड से निकला, एक फिजिकल जेनोसाइड से, कल्चरल जेनोसाइड से, फिर ड्रग एपिडेमिक पंजाब में अभी भी चल रहा है जो बहुत बड़े लेवल पे। सो मुझे लगता है कि वहाँ पे रह के ये अटायर रखना ईजी और पॉसिबल नहीं है। और जब मैं 20 अगस्त को यहाँ पे आया हूँ 21 को, और 25 सितंबर को अमृत छका है, और वो एक बड़ा इवेंट था अनंतपुर साहिब में, बहुत से हज़ारों लोग आए जिन्होंने अमृत छका मेरे साथ में। और उसके बाद क्योंकि मैं बाहर था जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी दीप सिद्धू की जथेबंदी की, और सिखी में एक ट्रेडिशन है कि दस्तारबंदी का। दस्तारबंदी मीन्स टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी। जैसे हिंदुओं में तिलक प्रथा भी होती है, चीज़ें होती हैं, और वो दस्तारबंदी हमने करनी थी, तो हम एक जगह तलाश कर रहे थे दस्तारबंदी कहाँ पे हो। हमने कोशिश की दीप सिद्धू के गांव में हो, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वहाँ पे नहीं हो पाई। तो दीप सिद्धू भी गल कर दिया किया कि होनी चाहिए संत पिंडरावाला के गाँव में। और वहाँ पे क्योंकि मैं पहले एक बार गया था, तो वहाँ पे जब दस्तारबंदी की बात हुई, वहाँ पे मैं 2 दिन पहले चला गया, लोगों ने बहुत प्रेम दिया वहाँ पे स्टेज, आपने बाकी सारी चीज़ें मीडिया को पता है वो कैसे हुआ। ठीक है, मैं आता हूँ। ये मेरा आपसे पूछने का मकसद ये था, आपने बताया कि आप दीप सिद्धू के उनकी जो मुहिम थी उसको उनके जाने के बाद आगे बढ़ाने के लिए आप इंडिया लौटे थे। हाँ, एना कंट्रोल ले लिया है। खालिस्तान की बातें आने लगी। दीप सिद्धू के जब तक थे, हमने उनसे भी बात की, दीप सिद्धू के मुंह से तो हमने खालिस्तान का भी नहीं सुना था। आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। नहीं सुना था, इवन दो दीप ने दिल्ली स्टेज पे भी खालिस्तान का नारा लगाया था। दिल्ली की फार्म प्रोटेस्ट की स्टेज में 26 को रेड फोर्ट इंसिडेंट होता है, 25 रात को दीप सिद्धू का वीडियो, यू विल सी द वीडियो। आपने लोगों को अपने साथ लिया, मैं देख रहा हूँ आपके साथ कम से कम और रेड फोर्ट वाला भी इंसिडेंट, ओदा भी आप इंटरव्यू वेख्या, जो तुसीं नहीं वेख्या वेख सकते हो, बट या ओदे बारे भी लाइक इंटरव्यू मैं हुण वेख रहा थोड़े, क्योंकि पहला ही मैं अमृतपाल का इंटरव्यू वेख्या, फिर उस तो बाद पिछली जी आया वो इंटरव्यू आप वेख्या दीप सिद्धू का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੈਡ ਫੋਰਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। टिल नाउ अजे तक जड़ियाँ गल्लां कीतियां मैं समझ आ रही कि केड़ा इंसीडेंट, ठीक है, केड़ी गल ते रेड फोर्ट वाला साहब दीप सिद्धू दी गल, ऑल दैट यूथ का तो साथ है, कई जगहों पर दिखाई देता है। और आपने आपको अब ये लग रहा है कि आपके पीछे इतने लोग खड़े हैं कि आप स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अजनाला पुलिस स्टेशन में जब गए अपने एक साथी को वहाँ से निकलवाने के लिए, तो लोगों ने देखा कि आपके साथ सैकड़ों की भीड़ थी उस वक्त, और आपने पुलिस का बैरिकेड आउट। ਉਹੀ इंसीडेंट की गल हो रही है ਜਿਹੜੀ इंसीडेंट की मैं गल की थोड़ी देर पहला पिछे कि गए तो उत्थे गुरुद्वारे गए, आई थिंक सो, उत्थे तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स दे नाल गए, तो उत्थे काफ़ी कुटमार भी हुई, लाठी चार्ज भी मैं लगता होया पुलिस दे वल्लों, पुलिस वाले भी कुछ जख्मी होए। सो ऐ हिसाब बनया, तो फिर
ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ इंटरव्यू ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ आई। वो उसको गिरा दिया, आप लोग थाने के अंदर चले गए, वहाँ मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई। मैं आपको बताता हूँ, देखो जो चेन ऑफ इवेंट्स होता है ना, जो उसमें हाईलाइटेड क्या होना चाहिए ये डिफाइन मैं कर देता हूँ। किसान प्रोटेस्ट में लोग यहाँ से गए, पहले 2 दिन पूरी वायलेंस थी, मतलब बैरिकेड्स तोड़े गए, कंटेनर्स हटाए गए, हरियाणा में जो कुछ हुआ हमें पता है बॉर्डर्स पे। उसके बाद पीसफुल हुआ। अगर आप हम किसान मूवमेंट को जो आंदोलन है उसको देखना हो तो विल नॉट से कि इसका हाईलाइटेड मूवमेंट ये था कि जो कुछ पहले हुआ, बिल का वापस हो जाना हाईलाइट मूवमेंट है, विक्ट्री। वही बात ये नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ, बात ये है कि जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। हमारा एक इनोसेंट बंदा जेल में था, हम इनफ एविडेंस प्रेजेंट कर चुके थे कि ये बंदा इनोसेंट है, हम भी। ਵਾਸ ਦੈਟ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। इनोसेंट है, ये चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस ने जब ये FIR लॉन्च की तो एक बात तो आप भी मानते हैं ना कि ऐसे केस में जिसमें एक आदमी की स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट के आधार पे एक आप जो इंसान पब्लिक फिगर है उस पर FIR डाल देंगे, तो मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। दे सेड कि आप गिव अस 2-3 days टाइम, वी विल डू दैट। तो वो हमने पहले ही बोला था उनको कि वो थाउजेंड्स ऑफ लोग, हंड्रेड्स नहीं थे, देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अजनाला, और जितने थे वो सिर्फ 10% वहाँ पे पहुँच चुके थे, क्योंकि पुलिस ने, और 2 इंजस्टिस हमारे साथ हुए। पहला तो एक FIR, एक हमारे साथी को ऐसे उठाना जैसे वो घर पे अपने बच्चे के साथ, 8 दिन का लड़का है उसका, छोटा सा अभी पैदा हुआ था वो, और 8 दिन घर जाके 200-300 पुलिस वाले जाते हैं, गन्स की तरह उसको उठाते हैं, उसके परिवार से लेके CS स्टाफ, फिर उसको टॉर्चर किया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। और जब हम लोग उनको बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पुलिस को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने ये सब किया। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें हाईलाइट ये नहीं करना चाहिए कि वो 8 सेकंड का जो लूप का वीडियो चल रहा है कि वो चल रही है, एक लाठीचार्ज हो रहा है या बैरिकेड उठाए जा रहे हैं, उसमें ये भी देखना चाहिए कि पुलिस ने एडमिट किया कि वहाँ पे जो इनफ एविडेंस पेश किया उसके बिना पे उसको कोर्ट ने रिलीज किया। ऐसा नहीं कि बंदा हम जेल से उठा के लेके आए, इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। और जो थाने के अंदर गए हैं, थाने के अंदर जाके भी तो नेगोशिएशंस ही हुई है ना। ये आपने थाने का घेराव किया, थाने का आपके साथ जो लोग थे उन्होंने पत्थर देखें, पत्थर 1-2 सेकंड का जो वीडियो आता है ना, वो इवेंट क्या हुआ था, पुलिस को पता था कि हमने थाने जाने की कॉल की है, मैं थाने जाता तो मेरे साथ संगत भी जाती, ये तो नेचुरल बात थी। तो जब उन्होंने लाठी चार्ज शुरू, पहले 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी सिर्फ अजनाला में, 2 लेयर की बैरिकेडिंग हटाई गई संगत की तरफ से। संगत पहले प्रोवोक थी क्योंकि 2 लेयर की बैरिकेडिंग, उनको उनके व्हीकल्स पीछे भेज दिए गए और हमारे बहुत से साथी डिटेन किए गए, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डिटेन्ड। घरों पे 50 लोगों को अरेस्ट करके ग्रुप में अमृतसर के थाना B डिवीजन में डाल दिया गया। और शाम तक जो बंदा थोड़ा भी एक्टिव है पॉलिटिक्स में, सिखी पॉलिटिक्स में, जो बंदा थोड़ा भी उनको लगता था कि आ सकता है यहाँ से, उसके घर पे 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले जाके बैठ गए, जहाँ उनको उठा के थाने में। हमारी कई बसें जो थी, मेरे ख्याल से 20-25 बसें के करीब पुलिस ने डिटेन कर लिया विद पीपल, वो लोग वॉक करना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने ब्यास पे और हरी के हेड पे जो कनेक्ट करता है पंजाब को दोनों साइड को ब्यास के ऊपर से, वो बंद कर दिए। चंडीगढ़ में लोगों को डिटेन किया, मोहाली में डिटेन किया, मतलब बटाला में, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, जो अजनाला को रूट आते थे। और ऐसा भी हुआ कि जो लोग अजनाला जाते थे उनको फोर्सफुली दरबार साहब छोड़ा गया एस्कॉर्ट करके। सो अमृतपाल जी, आपने अच्छा किया कि ये बता दिया कितने लोगों को डिटेन किया। फिर तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना कि इतने हजारों लोगों को लेकर आप थाने जाना क्यों चाहते थे? नहीं, प्रोटेस्ट ये कोई हो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि आपके जो साथी थे उन पे FIR शायद नहीं होनी चाहिए थी, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो इकलौते आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान में जिनके ऊपर FIR हो गई। हर आदमी थाने के ऊपर जाके धावा तो नहीं बोलते था, चढ़ाई तो नहीं करता। दावा बोलना, चढ़ाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। हम अंदर गए, जब इतनी संगत होती है तो इट लुक्स लाइक इट्स अ दावा। अंदर गए, अंदर मैं गया और मेरे ये साथी गए, संगत में से कोई अंदर नहीं गया। अंदर हमारी नेगोशिएशन जो पुलिस के साथ हुई है, सब हमने जो एविडेंस प्रेजेंट किए
वो सारा कुछ अंदर पीसफुली हुआ है। मैंने तो वहाँ पुलिस वालों की बातें सुनी है, वीडियो पे आपको सुना सकता हूँ थाने में, और वो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म में कि आप जब आए वहां पर उसके बाद पत्थर चले, एसपी का सर फट गया, कटारे लोगों की गर्दन के ऊपर रखी गई हैं, ये उनके बयान। नहीं, कटारे कटोरे कोई नहीं रखी गई, ये झूठ बयान है। जो एसपी का सर फटा है, बहुत साइड से वायलेंस हुई, पहले उन्होंने इनिशिएट किया, पुलिस ने 20-21 बंदे जख्मी हुए, वो भी हमें नोटिस में लेने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इग्नोर कर दें और ये बोलें कि पुलिस वाले भी हमारे ही लोग हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं हमारे लोग हैं। हाँ। उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव से की गई एफआईआर है, और जस्टिस सिस्टम जो है उसका फेलियर पता क्या होता है, जब आप जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको पॉलिटिक्स से चलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बहुत से मैं आपको बताता हूँ सीरियसली मसला पता क्या है। अगर आप ये एफआईआर को देखें, क्लोजली मॉनिटर करें, तो आपको लगेगा ये क्या मजाक हो रहा है। हमारे पे एलिगेशन लगाया 2000 रुपये लूट लिया और 600 रुपया उसको वापस कर दिया जाने के टाइम पे। ये एलिगेशन सीरियसली हम पे लगाए जा रहे हैं, मुझे 2000 रुपया लूटने का मेरे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। कोई प्रेजेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट, और जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है जी वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है। ये सब साबित कौन करेगा अमृतपाल जी? इसी के लिए तो अदालतें हैं ना। अदालत में हमने उनको कितनी बार रिक्वेस्ट की कि ये चेक करें आप, उन्होंने हायर अथॉरिटी से जांच करवानी है ना, हमने रिक्वेस्ट भी की जांच करवाने की, उन्होंने टाइम क्यों दिया हमें मंडे का? अगर वो टाइम नहीं देते तो फिर हमने बोला कि हम लोग जाएंगे, आप हमें भी अरेस्ट कर लें। फिर पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि आप अपने डिफेंस में वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को, पालकी साहब को लेकर के गए थे, मैं ये वीडियो में है, पुलिस के अफसर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सारे मुलाजिमों ने बहुत आदर किया, मान रखा गुरु साहब का, हमने मार खाई, हमारे सर फट गए, लेकिन हमने बहुत सम्मान किया। आप वीडियो देखें, पालकी पीछे थी, महाराज की जो सवारी थी वो पीछे थी, संगत आगे थी, इवन मैं भी आगे गया। जब पहले लाठीचार्ज शुरू किसने किया? सम्मान रखने की अगर बात है तो फिर तो ये कुछ होता ही ना, बैरिकेडिंग ही ना होती। आप लेके क्यों गए थे? नहीं, हम तो कल भी प्रोटेस्ट साहब को ले जाने का क्या मतलब? मैंने जब यहाँ से निकला था मैंने कॉल दी थी। देखिए, सिक्खी को डिफाइन करना है ना, तो प्रॉब्लम यही है कि आप जो पंजाब में नहीं रहते लोग, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की तरफ। मैं अपनी आगे की मुहिम पे बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि पुलिस इंजस्टिस होती है, आपने कहा कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है। आप अपने आप को इंडियन लॉ के आगे सबमिट भी करते हैं कि नहीं करते? आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते? ये मैटर नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ इसका। हाँ, मैं एक बार आंसर दे दें तो मेरे पास, मुझे आगे बढ़ने में मैं आपको बताता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरी आइडेंटिटी में बिलीव करता है कि नहीं करता है, ये भी मैटर करता है ना। अगर कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी हर सिटीजन के लिए है? नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो आर्टिकल 25B है, सिख्स जो हैं वो हिंदुज्म की एक ब्रांच है, सिखी, और वो मेरी आइडेंटिटी को सिमिलर, क्योंकि गुरु सेज ना हम हिंदू ना मुसलमान, गुरु क्लियरली सेज दैट हम हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मेरी आइडेंटिटी को मानता ही नहीं है, तो ये तो मेरा फिर डेमोक्रेटिक राइट भी हो सकता है कि मैं उसमें बिलीव करूं या ना करूं। ये तो मेरी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सकती है ना कि मैं बिलीव करूं या ना करूं। आपने डिटरमाइन कर लिया होगा ना कि आप मानते हैं या नहीं मानते? देखो, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानना शुरू करूंगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मानना शुरू कर दे। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बात कर लो भाई, ये साइड तो कोई वीडियो चल पियां जे। मैं पहला सोच रहा क्या ਇਹ ਕਾइंड ਆਫ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਕੁਝ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, प्रोटेस्ट वगैरह वहा रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ कर रहे हैं। आई थिंक सो डिफरेंट डिबेट हम लोग कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शोध हुई है और हमारे लिए कितनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन सर जुड़ा हुआ है सीधे आपकी नेशनैलिटी से, सिटीजनशिप से। मैं अपने आप को भारत का नागरिक मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मैं आपको इंडियन मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? आप इंडियन नहीं मानता, मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूँ। है ना, तो पुलिस वाले अगे लाए है भाई, डैम काफी चौके लोग की प्रोटेस्ट करने आए थे, पुलिस वाले नसी जा रहे हैं डरे पे यार। पंजाबी मेरी एथनिसिटी भी है, पंजाबी मेरी नेशनलिटी भी हो सकती है। और जो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात पे आएंगे, मुझे पता है पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे नहीं जा रहा था मैं। पासपोर्ट आपने कहा कि आपने आपको पंजाबी मानते हैं, तो पंजाब कहाँ है? इंडिया में ही तो है पंजाब। पंजाब तो पाकिस्तान में भी है। हाँ, तो फिर अपने आपको पाकिस्तानी तो नहीं कहते आप? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, पंजाब को कैप्चर कर लिया गया दोनों साइड से, पाकिस्तान पंजाब चला गया, इधर पंजाब आ गया। पंजाब एक आइडेंटिटी है, और पंजाब आइडेंटिटी डजंट रिक्वायर एनी अदर अम्ब्रेला आइडेंटिटी टू डिफाइन। अभी पंजाबी एक लैंग्वेज भी है, पंजाबी कल्चर भी है, पंजाबी फूड भी है। इंडिया कोई लैंग्वेज नहीं है, इंडिया कोई फूड नहीं है,
इंडिया कोई कल्चर नहीं। लेकिन पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड, पंजाबी रिलीजन, इफ यू कॉल सिख पंजाबी रिलीजन ऑफ बॉर्न ऑन लैंड ऑफ पंजाब, ये सब इंडिया में है या नहीं है? नहीं, इंडिया में तो, पाकिस्तान में भी वही मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप कैसे कहेंगे ये कि इंडिया का मसला है? इंडिया का मसला इसीलिए है क्योंकि सिख इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तान में कितने सिख रहते हैं और उन सिखों का वहां कितना बुरा हाल किया जा रहा है, वो कितनी प्रताड़ना सह रहे हैं, वो आपको पता होगा। दोनों ही साइड पे ऐसा है। आप कंपेयर कर रहे हैं स्टेट ऑफ इंडियन सिख्स with state of I don't really know anybody ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਭੈੜੀ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਪੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਯਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਬਟ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਮੁਲਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ। पाकिस्तानी सिख, मैं आपको कंपैरिजन में बता देता हूँ। जब 1947 में पार्टीशन हुई, हाँ, पार्टीशन में सिखों ने चूज किया यहाँ पे आना, हो गया। उसके बाद सबको लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बन गई, गुजरात बना, महाराष्ट्र, सब स्टेट्स बन गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे। पंजाब वाज डिनाइड टू हैव अ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 20 साल हमारे लोगों ने फिर जेल्स और पंजाबी सूबा मूवमेंट चली। सो ये बात करना, स्टेट मिल गया नहीं, स्टेट नहीं मिला, फिर उसमें डिस्प्यूट हुआ, स्टेट को 3 हिस्सों में फिर डिवाइड किया गया है। कैपिटल को रख दिया गया डिस्प्यूटेड, चंडीगढ़ को है, यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको। उसके बाद जो हमारा रिपेरियन लॉ था, अभी जब स्टेट छोटी कर दी तो जो लॉ हमें बेनिफिट्स मिलने थे वो तो छीन लिए। ये जो आप ग्रज दिखा रहे हैं कि इंडिया में सिखों के साथ बहुत बुरा हुआ, आप इस चीज को प्रोपगेट कर रहे हैं लोगों के बीच में, आप इस लोगों की ये तो है अशांति फैलाना, नहीं, रियलिटी लोगों के मन में असंतोष पैदा करना है। नहीं, असंतोष अगर सच ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਵਰਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਲ ਦੈਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰੱਗ ਕਤਲੋ ਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਮਾਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ। मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं कि हम ये कैसे, हमें बताएं कैसे। आप कहते हैं कि हम गुलाम हैं, कैसे गुलाम हैं? आप कहते हैं सिख हिंदुस्तान में गुलाम है। अब वही बता रहा हूं ना मैं आपको, सिख जो है हिंदुस्तान में इसलिए गुलाम है कि जब दूसरे बंदे, अभी बंदी सिखों का मसला आया, पानियों का मसला आया, सब मसले हैं दूसरों का। आप मुझे बताएं एक आदमी ने एक दिन जेल काटी हो हिंदी लैंग्वेज को कहीं पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक दिन की जेल। पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है, यहाँ पे बैंक्स पे हर जगह पे इम्पोज की जाती है लैंग्वेज हिंदी। पंजाब अकेला स्टेट नहीं है इसमें अमृतपाल जी। नहीं वो अलग, हम किसी को प्रॉब्लम हो पूरे इंडिया में हो रहा है ये, और कई जगह जैसे रियली मतलब इंडिया में जड़ा पंजाब विच ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੂੰਕ ਜਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਲਈ, ਆਲ ਦੈਟ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇੰਪਲੋਈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ
मतलब हिंदी इंप्लीमेंट की जाती है कि बोलिया जाता कि हिंदी बोलो। दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड है सही दसां दे। मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने पता है, इंडिया द गवर्नमेंट को पता है पंजाब है, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੈਮ ਸਪੀਕ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ। आई डोंट नो, दैट्स वियर्ड। सही गल है, गलत है। पंजाब में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसे तमिलनाडु में भी कुछ लोगों को तमिलनाडु में भी मूवमेंट चली है ना सेपरेटिज्म तो है, लेकिन अभी भी है। लेकिन वहां पर लोग ये तो नहीं कहते कि मुझे अब अपना तमिलिस्तान चाहिए, क्या नहीं बोलते। तमिल मूवमेंट और क्या थी इस वक्त? आप आज की बात कीजिए, आज की बात देखिए। आप नागालैंड में ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੁਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਈਏ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਲ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ सेम चीज के थ्रू जा रहे हैं। खालिस्तान का नाम लेकर के आए 4 दशक के बाद। 4 दशक से लोगों ने सुनना बंद कर दिया था। खालिस्तान पहली बार कब आया था? मैं कह रहा हूँ जब बंद हो गया उसके 4 दशक के बाद। बंद कभी नहीं होता कुछ भी, यही प्रॉब्लम है। इग्नोरेंट हम हो सकते हैं चीजों की तरफ, और ये कितनी बड़ी रियलिटी है कि जमीन के नीचे लावा हो, बड़ा पनप रहा हो, ऊपर तो सरफेस नॉर्मल लगती है जब तक कोई रप्ट नहीं करता, और हम ये इल्यूजन में रहे हैं कि ये कुछ नहीं हो रहा। मुझे बता दीजिए इस वक्त भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं कोई एजिटेशन चल रहा हो? कई लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, कई लोग धरने दे रहे हैं। खालिस्तान की तो भी एजिटेशन नहीं चल रही। एजिटेशन तो मोर्चा तो खालिस्तान का नहीं चल रहा कोई। आप जगह जगह जाके लोगों को खालिस्तान के लिए उकसा रहे हैं ना, एक किस्म से। उकसाना थोड़ी होता है। अगर आप मुझे डेमोक्रेसी में ये राइट है कि नहीं है, आप मुझे बताएं एक बात। नहीं, अगर आप लोगों को जो सेडिशन है, देशद्रोह, उसको क्या कहते हैं? आप माने या ना माने, कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी में देशद्रोह का क्लॉज है। वायलेंट अगर वो है देश की सत्ता, देश की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष भरना। मैं आपको बताता हूँ उसकी डेफिनेशन। वो तो आप कर रहे हैं, मैं भी डेफिनेशन दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है पीसफुल तरीके से खालिस्तान को एडवोकेट करना, लिटरेचर लिखना, बांटना, उसकी कॉन्फ्रेंसेस करना, ये कोई क्राइम नहीं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना इंडिया। जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ कोई नारा लगा रहा है खालिस्तान का तो पर से वो देशद्रोही नहीं हो जाता। और मेरी बात सुनिए, इंडिया में सिमरनजीत सिंह मान एक एमपी हैं जिनकी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ती है। आप वो सही कह रहे हैं, एमपी बन गए। वो आप सही कह रहे हैं। तो फिर क्राइम कैसे हो गया? ये ताज्जुब की बात है कि वो पब्लिकली खालिस्तान को प्रोपोगेट करते हैं और वो भारत की संसद में बैठते हैं। ये बाकी ताज्जुब ताज्जुब नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, यही डेमोक्रेसी होती है। वो तो डेमोक्रेसी कैसे? अब उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हमने पाल जी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खा के इंडिया की पार्लियामेंट में बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं। और वो तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ब्रिटिश इंडिया में भी था। महात्मा जब प्राइम मिनिस्टर बनते थे, पहले पंजाब का अलग प्राइम मिनिस्टर बनता था ब्रिटिश इंडिया में, वो सब लोग ओथ लेते थे कि हम लोग जो ब्रिटिश इंडिया है, जो एम्पायर है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम इसको लॉयल रहेंगे। उसके बावजूद भी ये मूवमेंट चलती है। मैं आपको बताता हूँ 80s की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री को पंजाब में भेजने के लिए एजिटेशन होने लगे। इवन जो अडवाणी और ऐसे लीडर्स थे, उन्होंने मार्च निकाले पंजाब में मिलिट्री भेजो है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पंजाब में क्राइम नहीं था उतना जितना पंजाब को। अभी भी आप आए हैं पंजाब में, पंजाब के बाहर के लोगों को आज भी लग रहा होगा पंजाब में पता नहीं क्या होगा। आप मुझे बताएं, पंजाब में आए हैं आज, क्या हुआ पंजाब? अभी शांत है पंजाब। ऐसे ही एक अभी बिहार में ट्रेन जला दी गई अग्निपथ स्कीम के बाद। कितना कुछ हुआ यूपी बिहार में। 12 महीने वायलेंस चलती है, कम्युनल वायलेंस चलती है ना। कल किसी के जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया लोगों को। वहां पे कभी किसी ने बोला कि ये स्टेट अनसेफ हो गई है? या मीडिया पे ये डिबेट चला कि पंजाब में मिलिटेंसी, बिहार में था ना, राज था बिहार में, सब था, सब यूपी में आज भी गैंगस्टरवाद बहुत बड़े चरम पे है। तो वो सब कौन बोलता है वापस? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफिया का क्राइम,
कहीं कम्युनल राइट हो जाना, ये आप ठीक कह रहे हैं, पूरे देश में होता है और कई शहरों में और हर राज्य के अंदर ऐसा होता है, लेकिन इसकी हम तुलना मिलिटेंसी से, उग्रवाद से, टेररिज्म से नहीं कर सकते हैं। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं सर, उस दौर के अंदर फरमान निकाले जाते थे कि इनको कत्ल करना है, लिस्टें बनती थी कि इनको कत्ल करना है, बसों से निकाल के लोगों को मारा जाता था। और आप 2 इंसिडेंट हुए, मेरी बात सुनिए, 2 इंसिडेंट हुए हैं। मोगा बस कांड हुआ, इंडिया अथॉरिटी ने वो बंदों को अरेस्ट किया जिन्होंने वो किया, बशर्ते उनको कोर्ट में पेश करके ये एविडेंट करते कि इन्होंने ये किसके कहने पे किया है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सच सामने नहीं आया, डेड मैन नेवर टॉक्स। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी पहली सिंपैथी जो है उस आदमी के साथ क्यों है जो जिसको शक में पकड़ा, उसके साथ क्यों नहीं है जिसको बस से निकाल के नहीं, मेरी सिंपैथी उनके साथ भी है। तब की जितनी भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन्होंने कंडेम किया, आपको पता है इस बात का। बब्बर खालसा ने इसको कंडेम किया है, गुरबचन सिंह मानोचाल जो बहुत बड़े मिलिटेंट लीडर थे उन्होंने कंडेम किया भी दिस इज नॉट आवर वे टू डू थिंग्स। ये किसने किया और ये हो कंडेम करते हैं इसको, ऐसे एक्ट्स को कंडेम करते हैं। हो लाजिम सी बात है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है उनको बस से निकाल के मार देने को मतलब कौन कंडेम नहीं करता। जिन लोगों ने एयर इंडिया का जहाज उड़ा दिया था 329 लोग मारे गए थे। और उसकी जांच अभी देखें क्या निकला उसमें, कैसे आरएसएस और इंडियन जो एम्बेसीज के साथ एफिलिएटेड लोग थे वो ऑन द टाइम बोर्डिंग कैंसिल करके बाहर आ गए, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं। नहीं कॉन्स्पिरेसी हो नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर नहीं, वो पीपल हु बिलीव्ड इन खालिस्तान। मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया क्या जानती है, जो इन्वेस्टिगेशन में सच सामने है उसको हम इग्नोर कर दें। इवन कनाडा ने भी ये माना अभी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। अब मैं बोलता हूँ मोगा बस कांड जो है, यहाँ पे हिंदू सिख्स, आज भी कल जब मोगा हम लोग गए अजनाला में, 5 हिंदू लड़के थे जो आए जिन्होंने अमृत छक लिया। वहां पे बहुत से हिंदू हमारी सपोर्ट में आए थे, बहुत से हिंदू लोग। अभी हिंदुओं और सिखों का कोई मसला नहीं है पंजाब में एट द पॉइंट, पर इसको बनाने के लिए सरकार अगर कुछ ऐसा करवाती है करवा सकती है ना। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दिस। पॉलिटिकल गेमों में कितना कुछ हुआ है, जैसे जो इवन दो जो हरिशमा में हुआ था जो इतना बड़ा अटैक, उसके पहले जो प्लेन से बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका में, है वो सब कुछ बोलते हैं कि कंस्पिरेसी थी। आज बोला जाता ना सारी चीजों को। सो कंस्पिरेसी को डिनाई कर देना ये अच्छी बात नहीं। सर आज आप कहें कि ऐसा कहीं छपा कि वो कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें आरएसएस वाले कैसे निकल गए थे? आरएसएस नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो एम्बेसी वाले निकल गए थे। अभी भी उसके कल्प्रिट्स जो हैं उनके बारे में भी लोग जानते हैं। मैं आपसे चलिए इसको दूसरे शब्दों में पूछ लेता हूँ, अगर कोई खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर ऐसी वायलेंस करे तो कंडेमनेबल है? कंडेमनेबल है और नॉट जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड नहीं है, नहीं जस्टिफाइड। देखो इनोसेंट बंदा, मैं इसे समझता हूँ जब मूवमेंट्स चलती हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको भी मालूम है देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, बट इनोसेंट बंदा कोई भी मरे, कोई भी बंदा जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है चीजों में, इट्स नॉट राइट, उसको कंडेम करना ही चाहिए। और किया है लोगों ने। वो आप अब देखें मीडिया की पावर क्या थी, आज मीडिया एक डिफरेंट स्केल पे है। आज हमारी आवाज मीडिया दबाना भी चाहे तो कई सोच, वैसे तो मेरा इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया इन लोगों ने इंडिया में। आपका ट्विटर भी बंद है? ट्विटर भी बंद है, इंस्टाग्राम तो मेरी तो कोई तो वजह होगी ना कि बंद है। आप ऐसी उकसावे वाली बातें लिखते होंगे जो बंद हुआ है। मेरे बताएं कौन सी पोस्ट है उकसावे वाली? आपकी सारी बातें उकसावे की। मैं वेखना चाहना कि इस टाइम ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾय द वे किस टाइम ਦਾ 2020-21 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, 2023 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ सोशल मीडिया वगैरह ब्लॉक्ड है, बैन है? आप भारत में रहकर के ये कह रहे हैं कि मुझे भारत का एक टुकड़ा अलग करना है। ये ऐसा नहीं होता पीसफुल मैनर में। ये बात क्यों हम लोग ये साइकी में लेके बैठे हुए हैं कि सेक्रेड होता है कुछ? लैंड जो होती है ना, लोगों से सेक्रेड होती है ना। अगर डिवर्सिटी है, इंडिया डिवर्स है, तो डिवर्सिटी को खत्म करके इंडिया को सेक्रेड रखना है। जहां डिवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट है या लैंड इंपॉर्टेंट है? सर कहाँ डिवर्सिटी खत्म हो गई? मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में जितने सिख रहते हैं, उनके साथ क्या हुआ? यहाँ इतने सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं। दिल्ली में देश के हर कोने का आदमी रहता है। आप कह रहे हैं डिवर्सिटी खत्म? नहीं, दिल्ली में डिवर्सिटी, मेरी बात सुनिए, पंजाब में डिवर्सिटी के नाम पे क्या हो रहा है? मैं वही बात, पंजाब में डोमिनेटली सिख्स एंड हिंदूज रह रहे हैं। पंजाब में डोमिनेटली सिख्स रहते आए थे, आज पंजाब में डोमिनेटली सिख्स कहाँ रह रहे हैं? और कौन रह रहा है फिर? आप बताइए। आई डोंट थिंक सो। पंजाब अच्छा
वेट होल्ड अप सिक्स रहते आए। पंजाब में डोमिनेटली सिख्स एंड हिंदूज रहते आए, रह रहे हैं। पंजाब में डोमिनेटली सिक्स रहते आए थे, आज पंजाब में डोमिनेटली सिक्स कहाँ रह रहे हैं? और कौन रह रहा है फिर? आप बताएं मुझे, पंजाब में आज मैं तो आखण लिया डोमिनेंट सिक्स ही होने दे, सिख नहीं है। माइग्रेशन का इतना बड़ा इशू आ गया, और माइग्रेशन का क्राइसिस ये नेचुरल तो नहीं है, ये तो नहीं है कि पॉवर्टी से ये आ गया। जो जेनोसाइड, अगर आप जेनोसाइड को डिनाई करते हैं कि ये स्टेट ने कोई जेनोसाइड नहीं किया, और उसके नहीं, मेरी बात सुन लें, जेनोसाइड का जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, आप आज हम सिम्टम्स पे बहस कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आज क्या सिम्टम्स हैं। आज ड्रग का क्राइसिस है, एपिडेमिक है ड्रग का, और ड्रग का एपिडेमिक नेचुरल नहीं है। ये नहीं है कि हम लोगों को ड्रग का शौक है, ये एपिडेमिक जेनोसाइड का एक सिम्टम है जो पूरी दुनिया में फिनोमेना। अब जेनोसाइड किसको कहते हैं? कब हुआ जेनोसाइड? जेनोसाइड 1947 के बाद बहुत बार सिखों का जेनोसाइड हुआ। 84 में तो फिजिकल रूप से हुआ, जो 84 में बिल्कुल हुआ, फिजिकल, बहुत वो ऐसी चीज है कि शायद दुनिया में उसका पैरेलल नहीं मिलेगा। हाँ, ये आपको नहीं लगता कि आप कुछ चीजों में बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं? आप 84 की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने 84 के लिए देश से माफी मांगी है। सिख ने माफी मांगी ना उन्होंने, लेकिन वो अपनी पार्टी सिख ने माफी मंगी है, ए केड़ा तुक बनदा है? के भी पे मांगी है। नहीं, हैरानी की बात यह है कि अगर आज बराक ओबामा खड़ा होके ब्लैक्स के से बोले कि मैं आपसे माफी मांगता हूं जो ब्लैक्स के साथ हुआ, ओए ना ए तो सेंस नहीं बनांदा। मतलब सिख माफी मांग रहे 1984 ਦੇ इंसीडेंट ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ نو ਇਹ कैसा ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ मैं इस चीज़ की माफी मांग रहा। वहां पे BLM मूवमेंट है, आप BLM को स्टडी करते होंगे, कितनी वायलेंट मूवमेंट है वो। दुकान जलती है वहां पे, स्टोर लूटे जाते हैं, होता है ना। कभी आपने एक अखबार का हेडलाइन देखा है कि BLM इज अ वायलेंट मूवमेंट? आप कहेंगे कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन गए, अब ब्लैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको BLM बंद कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं होता। टोकन प्राइम मिनिस्टर मिल जाते हैं, टोकन प्राइम मिनिस्टर, टोकन आर्मी जनरल्स मिल जाते हैं। हाँ। और कम्युनिटी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होती। इजिप्ट में स्लेव्स रूल करते थे, इजिप्ट में ऐसा था कि जो ऑफिशियली स्लेव्स थे वो रूल करते थे तब, और उनको ब्यूरोक्रेसी में बड़े ओहदे मिलते थे। इसमें आपको कोई अपनापन नहीं दिखता कि देश में 10 साल एक सिख प्राइम मिनिस्टर रहे? अपनेपन की बात आपको इसमें कोई भरोसा नहीं, आपको इसमें कोई भरोसा नहीं दिखता कि देश में आर्मी चीफ वो हमारे सिख रहे कितने, हमारे फौज में हमारे सिख भाइयों की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, हमारे एयरफोर्स के चीफ सिख रहे हैं, इसमें होम मिनिस्टर की बात भी आप सुन ले मेरी बात। ये सब भरोसा ही तो है। भरोसे की बात भी सुन ले ना। जब 1984 में ये सब कुछ हो रहा था, एयर मार्शल अर्जन सिंह के घर पे अटैक होता है। एयर मार्शल अर्जन सिंह आगे से अपने आप को डिफेंड करने के, उनके पास वेपन थे, लाजिम सी बात है, पुलिस ने उनके वेपन सीज कर लिए। सो मॉब कैन अटैक हिम। प्रेसिडेंट सबसे बड़ा ओहदा होता है, आप मानते हैं? प्रेसिडेंट से बड़ा कोई ओहदा नहीं है हिंदुस्तान में, चाहे उसमें कितनी पावर है, वो तो डिबेट का इशू है। प्रेसिडेंट की कार पे हमला होता है 1984 में, जब इंदिरा गांधी का मर्डर होता है। सो एक सिख प्रेसिडेंट भी हो, उसकी इतनी वो पावरलेस हो जाता है उस सिचुएशन में। सिचुएशन की देखिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम आप ये ना समझे कि हमारी कॉन्शियसनेस में क्या पड़ा हुआ है, सोसाइटी की विजिबिलिटी में क्या। इंसिडेंट्स को ये ऐसे कह के तो नहीं हम पेश कर सकते कि ये उस दौर की यही हकीकत थी और यही होता था। मेरी बात सुनिए, इंसिडेंट्स हुए होंगे। इंसिडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इंसिडेंट हो के खत्म हो गया एक बार, वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो इंसिडेंट दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बात इस पे आती होती है। सोल्यूशन क्या है? आप कहते हैं हर चीज का सोल्यूशन खालिस्तान है। सोल्यूशन देखें, बैठ के बात होगी ना। मैं तो वही कह रहा हूँ, बैठ जाएं मेरे साथ, आप आए हैं, आपके साथ बैठे हैं, बात चली है, बात आगे बढ़ेगी, सोल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। मैं ये कहता हूं, ऑल्दो मुझे तो भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है सर। आप सोल्यूशन की बात कह रहे हैं, मुझे तो अभी भी सब कुछ ठीक लग रहा है, शांति से सब लोग रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। शांति से रहना एक अलग बात है, विजिबल रूप में सोसाइटी कैसी दिख रही है वो मैटर नहीं करता होता बहुत सी चीजों में। सोसाइटी में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आप यूपी का, बिहार का, कोई भी गांव, महाराष्ट्र का बता दें जहां पे 20-25 लड़के ओवरडोज से मारेंगे ड्रग की, एक गांव बता दें। वो समाज की दिक्कत है सर। समाज की दिक्कत नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमारे साथ हुआ है। ड्रग कभी भी है। अभी आप मुझे बोलेंगे, अच्छा मुझे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरी कोई नियत बिल्कुल अच्छी नियत है। ये विक्टिमहुड से भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। गलत हुआ जो हुआ, लेकिन हम उससे आगे कब बढ़ेंगे? नहीं, विक्टिम जस्टिस के बाद
तो जस्टिस, तो आप चाहते हैं जस्टिस के बिना आगे बढ़ जाना चाहिए? जस्टिस मिलनी चाहिए। 84 में जिन लोगों ने किया वो लोग जेलों में नहीं है? नहीं है। तो आप ये मांग कीजिए ना कि हमें 84 की जस्टिस दीजिए। जेनोसाइड का जो जस्टिस है, आपको पता है इजराइल साढ़े मतलब ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਨੋ ਵੇ, ਯੂ ਨੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ 1984 ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਯੂ ਨੋ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੇयर इज़ नो वे, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਮੂਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਦਆਊਟ 120 ਕੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਾਓ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਇੱਕ, ਯੂ ਨੋ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇयर इज़ नो वे ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ इंसिडेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई बंदा। कैसे जस्टिस किया था? आपने पढ़ा ही होगा ना, उन्होंने कैसे बंदों को ला के। मैं आपको बताता हूँ सोसाइटी में पनिशमेंट क्यों बताई जाती है। पनिशमेंट और जो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि जब ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं वहाँ पे पनिशमेंट विजिबल रूप से इतनी बड़ी दी जाती है ताकि जो सोसाइटी अंडरस्टैंड करे ये क्राइम एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बंदे आज भी जो थ्रेट देते हैं सिखों को, वो पावर में रहते हैं। और ये एक फिनोमेना बन चुका है कि अगर किसी को इंस्टेंट पावर गेन करनी है तो वो सिखों को थ्रेट दे दे। होता है ये कोई जोक नहीं है। और ये दोनों पार्टीज करती हैं प्रैक्टिस। ये आप देश की, पूरे देश की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश में। देश में अभी आप देखें, आज देखें पंजाब में चीफ मिनिस्टर सिख हैं। पंजाब में पॉपुलेशन वाइज आप देखें सिक्स आर मेजॉरिटी। सिक्स वो मेजॉरिटी में रहेंगे नहीं अगले 5-7 साल में। अभी अब ये फिर एक नया खतरा है जो आप दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्या खतरा है। हिमाचल में लॉ बनता है, वहां पे जाके कोई बंदा लैंड बाय नहीं कर सकता। पंजाब में ऐसा लॉ क्यों नहीं बन सकता? हम कह रहे हैं कि हमने एक स्टेट जो है पंजाब, अच्छा, ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो गया ये अब हमारे एम्पायर से। और इसमें भी हमें हमारा कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे लेबर आती है, मैं उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपना कल्चर भी लेके आती है साथ में, और हम पे इम्पोजिशन होती है उस कल्चर की। और हमारे इम्पोज करना, ये शब्द थोड़ा बड़ा है। वो जब लेबर आ रही है वो बेचारे लोग क्या इम्पोज कर देंगे? मैं आपको बताता हूँ कैसे इम्पोज होता है। मेरी बात भी सुन लेना। आप उनको यहाँ पंजाब उनको रोजगार देता है, लेकिन वो भी यहाँ आके लोगों के खेतों में काम करते हैं। मेरी बात सुने, काम भी करते हैं, उन्होंने बिजनेस, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बताएं कि पंजाब में आना और आके इजिली एस्टेब्लिश हो जाना, और यहाँ पे देखो अभी सीरियसली बात होती है, जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं और स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटते हैं, इसका अर्थ ये है ना कि लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। इसका कोई और अर्थ तो नहीं है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बातें होती हैं जब एरियाज डिवाइड किए जाते हैं कॉलोनीज में। और जब कोई दूसरा बंदा आता है, वो चाहे ना चाहे कल्चरल इन्फ्लुएंस तो होता ही है उसका। और वो क्या हो रहा है पंजाब में, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है। कोई बंदा कल आता है, उसका आज पंजाब में वोटर ID कार्ड बन सकता है, और ये किसी और स्टेट में दिखा दें मुझे आप। ओके, आप जितनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं तो इनके लिए तो खालिस्तान की जरूरत नहीं है। तो खालिस्तान की जरूरत क्यों है? खालिस्तान की जरूरत इसलिए नहीं होती कि ये प्रॉब्लम्स हैं। खालिस्तान की जरूरत इसलिए होती है कि ये प्रॉब्लम अगर आज सॉल्व भी करते हैं। आज क्या 370 था कश्मीर के साथ, था ना एक पॉइंट पे। आर्टिकल 370 रिवोक करने की पावर किसके पास थी? कश्मीरियों के पास नहीं थी। हाँ, वो और लोगों के पास थी जिन्होंने डिसाइड किया कश्मीर का फ्यूचर। हाँ, हम पावर के लिए लड़ रहे हैं। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो सकता है, ये चीजें होती हैं पावर से डिफाइन। देखिए, कश्मीर एक टेररिज्म मिलिटेंसी इन्फेस्टेड स्टेट है। उसको कंट्रोल करने के लिए वहां प्रेसिडेंट्स रूल भी लगे, और उसके बाद अभी 370 हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। सरकार ने ये कहा है कि उसको दोबारा हम स्टेट बनाएंगे, वहां दोबारा इलेक्शन होगा, हो सकता है इस साल ही इलेक्शन हो जाए। मेरी बात सुनिए, पंजाब, लेकिन पंजाब के स्टेटहुड को कभी खतरा नहीं रहा। पीपल ओपिनियन क्या है पंजाब कश्मीर के लोगों का? वो चाहते हैं कि वहां राज्य बने, वो चाहते हैं फुल स्टेटहुड बने। तो फिर पीपल ओपिनियन से बड़ी चीज क्या होती है डेमोक्रेसी में? लेकिन उसके लिए हालात सही होने चाहिए। अगर वहां पर हालात खराब, तो देखो दो मुल्कों की पॉलिटिक्स में अगर कोई क्रश कर रहा है तो लोगों का कसूर तो नहीं है। वही मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप हालात खराब करने की जिम्मेदारी उन लोगों पे ही डाल देते हैं जो सफर कर रहे हैं।
अभी हम पे डाल देंगे आपकी, ये मैं हालात ख़राब कर रहा हूँ। मैं ड्रग क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। अभी एक रिपोर्ट आई, डीजीपी लेवल के बंदे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस में। डीएसपी शेखों की अरेस्ट भी हुई ना इस मसले में। अब मुझे ये बताएं कि जब इतने बड़े लेवल पे क्राइसिस है और 50 किलोमीटर का एरिया आर्मी के कंट्रोल में भी आता है बॉर्डर के साथ, वहाँ पे भी ड्रग कंट्रोल नहीं हो रहा। और ड्रग इतना ईजी है, मैं आपको लेके जाऊँगा, अगर आपके पास टाइम होगा ना, बाद में आ जाएंगे, एक हफ्ता साथ रहें। पंजाब के किसी गाँव में जाके 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, आपको ड्रग मिल जाएगा। अच्छा। और ये हीरोइन है, हीरोइन एक नॉर्मल कहाँ से रही है? आ कहाँ से रही है ड्रग? सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे भी बन रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, सिंथेटिक ड्रग बनाना जो है, ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं रही। अब आप अफ्रीका से या मैक्सिको से एक बंदे को लेके आए और उसको ओपीएम से बनता है सब कुछ। ट्रू, मतलब ड्रग बनाना इज मतलब इन्ना औखा काम नहीं। बाकी जो ने आख्या इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। लोकी अजकल ते क्रेजी मिक्सचर कर कुर के कोई ना कोई अपना ड्रग कट लेंदे। ड्रग बनाना इन्ना औखा को नहीं रह गया। उसको इतने बड़े घर में तो लैब लग जाती है इसकी। हाँ बिल्कुल, मर्जी प्रोड्यूस करते जाए ये। हाँ, मैं नहीं कहता पाकिस्तान से नहीं आ रही, मैं नहीं कहता वाड़ गए भाई, ये नहीं आता होगा, पर मैं ये कहता हूँ, मैं ही मनना पाकिस्तान विच भी ड्रग है, चल रहा है। मैं भी काफ़ी रील्स वीडियोस वगैरह देखना, बट जस्ट सेइंग दैट लाइक ब्रो कि पाकिस्तान से जो इंटरव्यूअर नु कह रहे अमृत नु पाल ने कहा, क्योंकि वो ते उंजे भी ड्रग ते अगेंस्ट जा रहा है, उसको कंट्रोल किसने करना? सिखों ने करना कंट्रोल। उसको मिलिट्री ने, अगर वेपन्स आते हैं तो मिलिट्री कंट्रोल करती है। ड्रग इतने बड़े स्केल पे आ रहा है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं। ये ऐसे काम कीजिए ना, ये सकारात्मक काम है, पॉजिटिव काम है। देखो मेरी बात सुनिए आप, आज लोगों को मैं नशा मुक्त कोई दवाई दे के नहीं कर रहा हूँ, होप से कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन से कर रहा हूँ। मेरी इंस्पिरेशन जब खतरे में होगी तो मैं क्या करूँगा? आप ये आपको बात समझने में मुश्किल आपको पता क्यों आती है? आपको ऐसा लगता है कि लोगों को कुछ सिखाया जा सकता है, उनको प्रोवोक किया, ऐसा होता नहीं है। अगर वहां पे जेन्युइनली कोई रीजन ना हो, लोग नहीं सुनते। जेन्युइनली अगर मैं सिर्फ प्रोवोकेटिव बातें करता हूं, मैंने ये भी बोला है, मैंने मेरी नेचुरल सी बातों को प्रोवोकेटिव माना जाता है। जब जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि मुझे आपके सर चाहिए, मैंने वही बात की। उसको मीडिया क्या पर अमृतपाल ने मांगे सर, ये चीज आपने गुरु साहब को कोट किया था या आपने खुद कहा था? ये नहीं, गुरु साहब को कोट किया। गुरु साहब को कोट किया तो ठीक है कि गुरु साहब ऐसा कहते थे। अभी कल मीडिया ने मुझे टेररिस्ट कहा। अच्छा, परसों मीडिया ने मुझे अभी मुझे बताएं, आप एक टेररिस्ट के साथ बैठे हुए हैं? आपको लगता है कि आप टेररिस्ट के साथ बैठे हैं? मुझे अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर आर यू इज दिस गाय ब्रो, दिस इंटरव्यू इज क्रेजी। सही गल है, बट सही साथ है कि मैं अमृतपाल दा पहला इंटरव्यू वेख्या है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਪਿਛਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਯਾ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦ ਲਾਸਟ वन, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ कह रहा है कि इंडिया टीवी वाला इंटरव्यू देखो। अगर आप वायलेंस का सहारा लेंगे, मीडिया ने तो मुझे कह दिया, अगर वायलेंस और मामा नहीं तेरे ते बम छड़दा तो उत्थे बैठे अद्धा घंटा हो गया, तेनों कुछ होया हूँ, फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि आप टेररिस्ट हैं, मतलब डू लाइक का सहारा लेंगे तो वायलेंस तो बहुत सी चीजों में करेंगे, हत्याओं का सहारा लेंगे, मेरी बात वो टेररिज्म के लायक। ऑफ कोर्स मैंने कोई हत्या नहीं की और ना मैं इसके हक, मैंने इसलिए भी आपके लिए वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मीडिया मुझे कह चुका है, इंडिया का मीडिया मुझे कह चुका है, और जब भी ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, मेजॉरिटी की एक कॉमन सेंस भी बनेगी ना इस बात से, और वो कॉमन सेंस बिल्ड की जा रही है, तो कोई मतलब आप मुझे बताएं कि जेनोसाइड की प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने देश के होम मिनिस्टर के लिए कहा, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम खालिस्तान की सोच को पनपने नहीं देंगे, अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में, तो आपने कहा कि फिर इंदिरा गांधी जैसा हाल कर देंगे। ऐसा मैंने नहीं कहा, आपके बारे में मिसकोट किया गया ना, वही प्रॉब्लम। क्या कहा आपने? ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਾ ਫਰਾ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਬ੍ਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆਰ ਜਸਟ ਟੂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਲੈਵਲ ਯਾਰ, ਅਨਦਰ ਲੈਵਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਬ ਬਣਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਾਹਬ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
पाकिस्तान ने प्राउडली ठीक है सट्टे इंडिया के काफ़ी ज़्यादा प्यारे जहाज़ ठीक है तो या मनना मान लो नहीं मनना ना मनो सीधी जेड़ी गल है बट या वो गल नूं साइड रखो पर स्टिल आई एम सेइंग मतलब उस टाइम भी इंडिया का मीडिया जैसी यार फेक न्यूज़ फैला रहा है अपने 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 लोगों के सामने ते अजीब ग्राफिक्स बना के लगे रहते मैं ये तुसी जाके इंडिया का चैनल यूट्यूब चैनल खोल लो या लाइव इन्हों का वेख लो उत्थे लगे हुए दी एक वूमैन लगी हो एक मैन लगे हो इन्ना रोला पाया होंदा उच्चा उच्चा बोल रहे होंदे आ ते मतलब वेलियां दी फेक न्यूज़ां चल रही होंदियां ने पता भी है कि गलत है बट लोगों को घुमा फिरा के दसना है तो किंजा गल कर रहा कि मतलब मैं वो गल नहीं की एग्जैक्टली पर मीडिया ने घुमा फिरा के लफ्ज़ां ना कचूमड़ बना के ठीक है लोगों के अगे पेश कर दिता है कि भाई यह बंदा गलत है यह बंदा सच है ठीक है मतलब जेड़े बंदे नूं भैड़ा आखना चाहिए उन्होंने सीधा आखी जाते हैं जिन्होंने सीधा आखना चाहिए उन्होंने भैड़ा आखी जाते हैं तो बस ब्रो आई डोंट नो इंडिया का जोड़ा मीडिया है दैट इज जस्ट अनदर लेवल ऑफ आई डोंट नो सम की यार मतलब सही गल है। मेरी बात सुनिए, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम खालिस्तान की मूवमेंट को क्रश कर देंगे, पनपने नहीं देंगे उसे। मैंने कहा कि वेलकम, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जो हुए थे तब। ठीक है, इंदिरा गांधी का मर्डर वाज नॉट जस्ट ओनली कॉन्सिक्वेंस, एक जेनोसाइड था सिखों का, 10 साल की मिलिटेंसी का पीरियड था पंजाब में। तो हमें ये नहीं बात करनी चाहिए कि सिर्फ एक इंदिरा गांधी का मर्डर ही कॉन्सिक्वेंसेस है और होम मिनिस्टर को मैं थ्रेट देने की पोजीशन में हूं। होम मिनिस्टर को ये बात डेमोक्रेटिकली कहनी चाहिए कि हम पनपने नहीं देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, आप बताएं सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि होम मिनिस्टर बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट कहता है खालिस्तान की सोच देखिए, ये तो किसी भी सरकार का फर्ज है कि वो देश की इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखेगी, पर देश की सरकार का ये फर्ज नहीं है ना कि वो होम मिनिस्टर ये बोले कि हम हिंदू राष्ट्र की सोच को पनपने नहीं देंगे। बोल के दिखाएं। मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक नहीं हूं, लेकिन चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भारत के किसी टुकड़े को अलग करके और उसे हिंदू राष्ट्र बनाने को नहीं कहता। और एक बात, भारत की लिमिट्स के अंदर ही हिंदू राष्ट्र की बात की कल्पना करता है। मेरी बात सुन, खालिस्तान की तरह नहीं। मेरी बात सुन लो, और मैं उसका समर्थक नहीं। मेरी बात सुन ले आप। ये कहना कि सबकी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करके एक आइडेंटिटी खड़ी कर देना, जियोग्राफिकल एरिया सेम रहने देना, या ये कहना कि हमें एक अलग होना है, दूसरों को अफेक्ट नहीं करना। एक सेकंड सर, दोनों से बड़ा सर एक सेकंड, आप खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान में डाइवर्सिटी होगी? हाँ, कैसे? खालसे राज में डाइवर्सिटी है। खालिस्तान की जो डाइवर्सिटी है, हम पंजाबी एथनिसिटी पे या हमारा एम्पायर जो गया है उस पे राज मांग रहे हैं ना हम लोग, और उसमें डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? सिख तब 9% थे जब महाराजा रंजीत साहब, और बीच में 20% तक उनकी पॉपुलेशन गई सिखों की जब राज का पीक था। तब हिंदू दीवान मोहकम चंद थे जो अलई थे, महाराजा रंजीत सिंह साथ मिनिस्टर थे हैं, और बहुत से मुस्लिम मिनिस्टर थे। डाइवर्सिटी तो आज भी है। वो डाइवर्सिटी आपको इंडिया की सरकार में क्यों नहीं मिल रही ना? नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने से इंडिया की भारत की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सिख है। नहीं, अफगानिस्तान से जब गुरु साहब के स्वरूप लाए जा रहे थे और वहां से बचाकर लाने पड़े थे, अपने सर पर शीश पर लेकर के एयरपोर्ट से लाए थे। मेरी बात सुनो, हरदीप सिंह पुरी सिख आइडेंटिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। उनको यही पूछ लें कि सिख सनातनी है कि नहीं, यही पूछ लें। सबसे बड़ा इशू था इस पे आके खड़ा। आपको क्या झगड़ा है हिंदुओं से? हिंदुओं से कोई झगड़ा नहीं। उससे क्या झगड़ा है? हम जब है ही नहीं तो हम क्यों माने? मैं अगर आपको बोलूँ हम मुस्लिम है, आपको गुस्सा आएगा? मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं है ना, मैं इम्पोज करूं भी आप हैं, मैं लॉ पे लिख दूंगा मुसलमान की कोई शाखा है, आपको गुस्सा आएगा ना चीजों पे? नेचुरली एक टाइम आएगा जब आप इन चीजों आपको प्रोवोक करने लगेंगे। सो मैं वही कह रहा हूं, लेट्स नॉट डिफाइन ईच अदर, लेट्स नॉट डिफाइन कि हमारे गुरु कौन थे। हमारे गुरु जो थे उन्होंने क्लियरली बानी में लिखा हुआ है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, और इससे क्लियर क्या हो सकता है? तो एक वक्त तो वो भी था, मेरे पता नहीं आज होता है कि नहीं होता, कि हिंदू परिवारों का बड़ा बेटा वो गुरु के नाम किया जाता था, वो आपकी तरह केशधारी होता था। मेरी बात सुने, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे ऐसे इसके कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं मिलते। आर्य समाजों ने ये यूज किया, एक हिंदू है एक आर्य समाजी भी है। नहीं, ये ऐसा होता था, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे परिवार में पीछे हुआ है। सिक्खी को डिल्यूट करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया जिसमें यह था कि जो लोग सिख बन जाते थे दे वर स्टिल प्रैक्टिसिंग हिंदू प्रैक्टिसेस। उसमें क्या होता है आपको बताता हूं। अभी सिखों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हम लोग नहीं कर सकते। आइडल वर्शिप हम लोग नहीं कर सकते। होता क्या है कि आज भी बहुत से ऐसे सिख हैं जिनकी आइडेंटिटी की उनको कंफ्यूजन है, और वो बंदे बाद में कहते देखो हम तो ये कर रहे हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम है? अगर मैं यही बात कर रहा हूं कि ऐसा अगर हिस्टोरिकली होता है
तो वो सिखों की अमृतपाल पोजीशन जी, क्या है? आपको इसमें अच्छा ये आपको अखरता क्यों है? ये तो ये कुछ कहीं किसी हद तक वेलकम किया जाना चाहिए कि मैं भी ऐसे सिखों को जानता हूं जो मंदिर में भी चले जाते हैं, नहीं, और ये बहुत और एक सेकंड problematic है। बहुत सारे हिंदू और पंजाब में रहने वाले तो मुझे लगता है ज्यादातर, बल्कि सभी गुरुद्वारे में शीश नवाते हैं जाकर के। और वो ये उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? एक कोड ऑफ कंडक्ट आहो मैं वेखना वा काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰਸ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰੋਂਗ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਰਾਈਟ। कि पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਮੁਸਲਿम्स गए होने ने उस जगह पे। हिंदूज का आदर अपना, भाव है ये। नहीं आदर भाव की बात नहीं है, हिंदूज का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। हिंदूज का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना, ठीक है, वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं। सिखों का तो है। हमें गुरु साहब कहते हैं गल पासर कैसे तरेसगा, जो आदमी बुत परस्ती करता है वो भव सागर से हाँ। सो सिख ने जड़े ओ क्या कीदा है, हिंदू किंजो बुत दी करते ने वर्शिप, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, बट ਜਿਹੜੇ हिंदू ने ਉਹ सिख दी कर सकते ने। इज दैट व्हाट ही सेइंग? नहीं गुजर सकता। तो हमारा मंदिर में जाना प्रोहिबिटेड है। कोई सिख जाता अपनी कैपेसिटी पे जाता है, ठीक है, नॉट अलाउइंग दैट। ठीक है। कबीर की बानी में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में सब कुछ पढ़ा होगा। सो ये है कि प्रॉब्लम यही है, हिंदूज का कोड ऑफ कंडक्ट ना होने की वजह से उनको लगता है सिखों का भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको वेलकम है गुरुद्वारे में, ऐसा नहीं है कि आपको वेलकम नहीं है, लेकिन आप इसके बदले में ये उम्मीद ना रखें कि सिख मंदिर में जाएं, जहाँ वो मतलब वही चीजें गुरुद्वारे में करें जो मंदिर में हो रही हैं। यही प्रॉब्लम है। अब वेपन लेके हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इसमें पता क्यों प्रॉब्लम होती है? गुरुद्वारे में तो वेपन ऑलरेडी पड़े हैं, बंदूकें पड़ी हुई हैं 5 तख्तों पे, 5 तख्त हैं सिखों के, और जो बंदूकें हैं और हथियार हैं उनका प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जी के 2.5 फुट ऊपर होता है, हथियार को ऊपर रखा जाता है। अच्छा। 5 तख्तों पे सिखों के। और वो क्या सिंबल है? हमारे तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर आर तीर साहब सरोही साहिथी, यह है हमारे पीर। जो शस्त्र हैं यही हमारे पीर हैं, यही देवी हैं, यही देवते हैं हमारे, ये हथियार जो। ये आप बता सकते हैं कौन से दौर में ये बात कही गई होगी? ऑफ कोर्स काफ़ी देर पहला। नाले ਇਹ ਵੀ चीज़ मैं गल करनी आई कि पिछले इंटरव्यू विच अमृतपाल ने आख्या है कि इन्ना कुर्सियां जला दित्तियां आइयां, जेड़ा मैं विकीपीडिया ते पढ़िया है इन्हां दे कि गुरुद्वारे गए ते इन्ना कुर्सियां जला दित्तियां, काफ़ी चीज़ां जला दित्तियां गुरुद्वारे दे विच। ते जे नाल मीडिया, ऑफ कोर्स मीडिया नूं गुस्सा चढ़िया, मीडिया नूं अच्छा नहीं लग्या कि इन्हां ऐसा कम क्यों कीता, ओह वी इस तरह दी काइंड ऑफ पीसफुल ते वर्शिप काइंड ऑफ प्लेस दे विच ते फिर ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਆਲ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਵੋ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਵੋ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਐ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰਸੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਿਚ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਈ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ कॉमेंट्स नालों मुझे थोड़ा पता लग गया है कि है ना क्यों किया ते क्यों है दी स्टोरी काइंड ऑफ की है। नहीं दौर तो चेंज नहीं होते क्योंकि नानक साहब के गुरुजी महाराज के दौर पर तो जंगें नहीं हो रही थी, तभी बाबर चढ़ के आ रहा था। बाबर ने जब हमला किया, गुरु नानक साहब पता क्या बोलते हैं, गुरु नानक साहब ने तो शस्त्रों की बात की, युद्धों की, शस्त्रों की बात की है। जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कांड न कीजिए। गुरु नानक साहब जी सेज if you want to come with me, make sure you're not afraid of death। आप अपना शीश अपने तली पे धर के आए, इस मार्ग पे चलना है, सिर दे दें, पैर पीछे नहीं आपने
अच्छा अच्छा। गुरु नानक साहब ने युद्ध का भी वर्णन किया है बहुत बड़े, और उसके बाद गुरु अर्जन साहब तक शहादत हुई है शांतमयी। 6वें पातशाह ने 2 तलवारें पहनी, एक मीरी की एक पीरी की, 2 तलवारें। लोग एक पहनते हैं, 6वें पातशाह ने 2 तलवारें पहनी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। और उसके बाद अकाल तख्त की सृजना होती है। अकाल तख्त का अर्थ ही है कि हम शस्त्रधारी हों। गुरु साहब ने पता क्या बोला, मुझे बेटा में क्या चाहिए, लोग बेट करते थे प्रेम बेटा, उन्होंने कहा मुझे जवानियां और शस्त्र अच्छे से अच्छे घोड़े मुझे चाहिए। सो ये चीजें आप वो लेकिन वो कृपान रखना जो है वो मैंडेटरी था धर्म के अंदर, लेकिन अब ऑटोमेटिक। सो आई गेस ताई ऐना भी रखे आ, आई डोंट नो ऐना कोई पिस्तौल बंदूक वगैरह नाल रखी है वो बैग दे नाल। वेपन होता आपके है। साथ लोग चलते हैं, आप 20 लोग आपके साथ चलते हैं, बंदूकें होती हैं उनके पास, तो बंदूकें वो किसी को गोली मारने के लिए थोड़ी रखी हुई। फिर क्यों है? अभी देखिए हमारे या आपको जान का खतरा है? मैं बता देता हूँ क्या खतरा है हमें। ड्रग का प्रॉब्लम पंजाब में। ड्रग आप मानते हैं $1 बिलियन इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्मगलर्स हैं ड्रग के, ड्रग लॉर्ड्स भी होते हैं, उनके पास सब क्राइम करने की कैपेसिटी होती है। हमने उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू की है, तो हमें तो अकेला गवर्नमेंट से थोड़ी खतरा है, हमें तो हर तरफ से खतरा है। तो आपके पास जो हथियारधारी लोग हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए हैं? हमेशा ही होते हैं। चलिए ठीक है। या ऑफ कोर्स मतलब इट्स फॉर डिफेंस। आई डोंट थिंक सो कि निकली जा रहा लोगों लैन जा रहा जड़ा बंदा दिसता तड़ 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 तड़, यू नो दैट्स ऑफ कोर्स रॉन्ग। अब अंत में जाते जाते बस एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खालिस्तान की इतनी बात हुई है, आपको जरा भी डर नहीं लगता कि पंजाब कहीं वही लेट 70s 80s के 90s के दौर में नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा। इतना खून खराबा हुआ है। अगर गवर्नमेंट तब भी निरंकारी कांड से सब कुछ शुरू हुआ था। निरंकारी बहुत सारी वजह हो सकती है। नहीं, आज भी देखे इनजस्टिस जो होता है ना, अगर हमें कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रहा बंदा, इंडिया एस्टेब्लिश्ड है, हम एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रहे हैं, ये मान ले हम लोग हैं, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रहा बंदा वायलेंट रास्ते पे चलना नहीं चाहता, ये उसकी प्रायोरिटी कभी नहीं होती, ये उसकी लास्ट ऑप्शन हो सकती है। सो ये हम पे बोझ डालना। नहीं, ये ऑप्शन रखी हुई है आपने अपने लिए? मैंने नहीं रखी हुई, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना होगी तो मुझे क्या आप कहेंगे कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की मांग को उठाता रहूंगा लेकिन कभी हिंसा नहीं करूंगा? क्या भी कह सकते हैं मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा? मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं कहूंगा। गुरु साहब ने कहा जब सब रास्ते बंद हो जाएं, साम दाम दंड भेद सब बंद हो जाए, जब मतलब होता है ना कि कोई रास्ता आपके पास ना रहे, तो गुरु साहब ने फिर इनको पीर ही इसलिए कहा है, और ये किसी निर्दोष के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं है। आप लोगों से तो नहीं कहेंगे हथियार उठाने के लिए? नहीं, मैं क्यों कहूंगा लोगों से, मैं तो ये कहूंगा शस्त्रधारी हो जाए। हथियार उठाना तो अच्छी बात है सिक्की में, शस्त्रधारी होना। आप लोगों से कह रहे हैं कि हथियार रखें अपने पास? रखने चाहिए, पोजेस करने चाहिए हथियार। गवर्नमेंट के अभी लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, तो पोजेस क्यों नहीं करने चाहिए? अभी मैं कहता हूं पंजाब में एक और कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। हथियार रख के क्या करना है? हथियार रख के क्या नहीं करना है? मैंने एक टेक्सास के आदमी से पूछा, वहां पे अमेंडमेंट 2 है ना, मेरे साथ रहता था एक बंदा टेक्सास का। मैंने उसको पूछा आप अमेरिका में तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है, 2 मिनट में 2.5 मिनट में उनका रिकॉर्ड होता है, आ जाती है पुलिस है, तो आप क्यों वेपन रखते हैं इतने बड़े बड़े? उसने मुझे जो आंसर दिया वो बहुत कमाल का था। वो उसने बोला कि मुझे जो आम क्रिमिनल है उससे तो पुलिस बचाएगी, अगर पुलिस मेरे खिलाफ आ गई चढ़ के, पुलिस मेरी क्रिमिनल बन गई है, तो फिर मुझे कौन बचाएगा? तो सेल्फ डिफेंस जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज डाली गई है आर्म को पोजेस करने की है, आर्म्स रखने की, लीगली आर्म्स बाय कर सकने की, ये चीज इसलिए डाली गई है। और उसको उसमें उस प्रैक्टिस को इवल बना देना। पंजाब में गन पोजेशन बहुत हाई है, आपको मालूम है? हाँ, पर गन पाकिस्तान में बहुत हाई है। ये भी आप मीडिया ये कंसिडर ही नहीं करता कि गन पोजेशन और गन वायलेंस दो डिफरेंट चीजें होती हैं। हम पोजेस करते हैं। आपके प्रचार से गन वायलेंस बढ़ेगी नहीं? मेरे प्रचार से गन वायलेंस कम होगी, लोगों को पता होगा कि गन्स को यूज अगले कॉल भी है। की मांग आप करते नहीं? खालिस्तान की मांग करना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। 2 टाइम अरदास में हम लोग करते हैं, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ओके, क्रेजी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ां ते गल्लां हो रही ने हैं, मतलब इस इंटरव्यू च काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और गल्लां होई ने, मतलब आई गेट इट, स्टिल ही इज़ टॉकिंग अबाउट स्पैशली ड्रग्स दे बारे ते ओह् इंसिडेंट दे बारे ते और जड़ियां इधर उधर चीज़ां होइयां गवर्नमेंट दे बारे ओह् कि ना इंसाफी कर रहा ते गन्ना आह्ली गल्ल ना पिछले इंटरव्यू च मैं नहीं सी सुनी, कोई ज़्यादा कीती नहीं आई ते
ठीक है पर गलत भी है ऑफ कोर्स ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਦੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆਲ ਦੈਟ ਸਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਯੂ نو ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਪਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ आई डोंट नो मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं फुली सपोर्ट करना या नहीं सपोर्ट करता आई हैव मेरे को हथियार नहीं है पर यू नो मे बी अगे आ जाए मे बी अगे ना आवे नो आइडिया बट क्या ओवरऑल सही इंटरव्यू जा रहा है वधिया इंटरव्यू जा रहा है यार और ये तो हिंदू भी पढ़ते हैं जाके गुरुद्वारे में वो भी खालसे का पंजाब वही हिंदू डरे हुए हैं पंजाब ना वो डरे हुए हैं आपकी बातें सुन के डर रहे हैं फिर वही दौर आ जाएगा कल आप जब हम वापस आए अजनाला से रास्ते में जितने हिंदू थे वो हमें मिले उन्होंने ग्रीट किया अच्छा। और आज भी जितने आते हैं यहाँ पे हमारा जो सेंटर यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे 10-12 लड़के तो हिंदू हैं उनको तो नहीं डर लगता हमसे आपको इस बात का डर लगता है कि भारत सरकार या पंजाब की सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है गिरफ्तार कर सकती है जिस किस्म की प्रचार और बातें आप कर रहे हैं मार सकते हैं वो मार दें जिस दिन उनको लगता है मारने उनको लगेगा कि आपके बातों से अशांति फैल सकती है तो आप पर पाबंदी लगाई जा सकती है गिरफ्तार किया जा सकता है सच को पाबंदी हमेशा लगती है गुरु नानक साहब कहते हैं कूड़ निखट्टे नानका ओढ़ सच रही मुझे मारा जा सकता है लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं किया ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है ये गुरु नानक साहिब की आइडियोलॉजी है कि सच का प्रचार चलता रहना चाहिए फिर कोई उठसी मर्द का चेला सतगुरु सच्चे पातशाह कहते भी कोई ना कोई मर्द उठेगा फिर आऊगा इस संसार पे जिहड़ा पे प्रचार करेगा सो हमें इस बात का डर नहीं है ना मरने का डर है ना जेल का डर है सच हम बोलते रहेंगे हाँ ये है किसी भी निर्दोष बंदे पे वायलेंस नहीं करेगा अमृतपाल जी बहुत शुक्रिया आपके समय का और उम्मीद बस हम ये करते हैं कि जो आपने भी कहा है कि पंजाब उस दौर में वापस कदम नहीं रखेगा जहां हिंसा थी खून खराबा था जहां लोगों ने अपनों को खोया तो बस मैं आपकी इस एक बात को अपने साथ लेकर के जा रहा हूं बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए वाहिगुरू जी एन आई आया अगे फिर काइंड ऑफ मुल्ता काइंड ऑफ रिपीट वाला हिसाब ला दिता है बट यह जनाबे वाली आया जी इंटरव्यू तकरीबन यू नो आलमोस्ट घंटे का ते सही दसा पिछले इंटरव्यू नालों काफ़ी वधिया आया पिछले इंटरव्यू नाले थोड़े डिफरेंट सवाल किए गए जोड़े मैं सही लगे तो पिछले इंटरव्यू नालों मैं थोड़ी और समझ आई है की कहना चाह रहा की दसना चाह रहा लोगों की ओवरऑल यू नो गल फैलाना चाह रहा ड्रग्स वाली बंदूकों वाली हथियार वाली तो अपने आप को बस यह कहना चाह रहा कि भाई आप ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾਏਦਾ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਏਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆਏ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਡਮ ਆਏ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਥੋੜਾ हिंदी विच भी आया थोड़े उर्दू काइंड ऑफ सेम हिसाब सो काइंड ऑफ और थोड़ी डिफरेंट हिसाब भी मैं समझ आई है पिछला पंजाबी विच आया जो तुसीं नहीं वेख्या वेख सकते हो तो या ओवरऑल यार मैं लगता मैं आखिरी इंटरव्यू होएगा जो मैं अमृतपाल सिंह का जो मैं वेखांगा तो सुनांगा जे अगला कोई नवा आया थोड़ा लेटेस्ट टाइप आया वो भी आप वेख लाँगे तुसीं दस दिओ जो जदों आया तो या आप वेख सके तो आप जरूर वेखांगे सुनांगे की कहना चाहते हैं आई डोंट नो हुण नहीं मैं पिछले वीडियो काफ़ी लोगों ने कॉमेंट्स भी दसिया कि इस टाइम जेल दे विच बंद आ ठीक है काफ़ी देर तो बंद आ जेल दे विच ते अजे भी इस टाइम भी बंद आ क्योंकि मैं जानना चाहता है कि वेयर इज़ ही यू नो कित्थे आ ही इज़ इन द जेल ठीक है तो आंदे आपे लोग कि सून इन्हों रिलीज़ कर देना देना तो 2027 के इलैक्शन का विच ठीक है लोग कह रहे आ कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर है बनते इन्हों काफ़ी ज़्यादा वोट आवन दे काफ़ी ज़्यादा इन्हों की लोग सपोर्ट करते आ चढ़ते पंजाब के हल तो यह ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा गल्लां होईयां ने पाकिस्तान दी कुछ गल्लां होईयां ने कि पाकिस्तान विच दा भी हत्थ है इन्हां दे नाल पिछले इंटरव्यू च आपां सुनिया है कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान वाले इन्हों पैसे टोरदे आ थोड़ी इन्हों सपोर्ट करते हैं इन्हों दे बैंक अकाउंट चैक होए ऑल दैट तो इस क्रेजी सिचुएशन टू बी इन आई डोंट नो इन्हों मैं भी सोचता कि किसी टाइम कि इंटरव्यू लै रहा इस टाइम तो फिर खुले ही लग रहा मतलब अरेस्ट नहीं होया सो कि ना गल की आपको लगता नहीं कि आपको अथॉरिटीज़ अरेस्ट कर सकती हैं आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती हैं तो हम श्योर ना कोई की होनी है तो इन्हों जेल में पा दिता होना है कि यूजली इंडिया की गौरमेंट करती है जोड़ा इस तरह की गल करन दा थोड़ा अगे ਵਧਾਉਣਾ चाहता है अपने काइंड ऑफ रिलीजन कह सकते हो तो या काइंड ऑफ कोई मूवमेंट कह सकते हो कि सानू इंसाफ दो साडे नाल जो होया साडे भी लोकां नू जेड़े अगे जेड़े सिख लोकां नू उन्हां नू थोड़ा
ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦੋ, ਬਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਨੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ TV ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਯਾ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯਾਰ। ਤੇ ਯਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਯਾਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।